हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है क्लास का। यहाँ बज रहे हैं शाम के 4। हम डेली मिलते हैं शाम को 4 बजे और 5 बजे मैं लगातार मिल रही हूँ। विदाउट रीज़न मैं गैपिंग नहीं करती, मेरी सिंपल सी फंडिंग है। अगर आप ऑफलाइन आते और मैं ऐसे गैपिंग मारती तो अच्छी बात ना होती, गलत इंप्रेशन जाता। सो मैं इस चीज़ को ऑफलाइन मानते हुए करती हूँ कि नहीं, कोई चीज़ कर रहे हैं तो रेगुलरिटी करते हैं। जब वो चीज़ मैं करूँगी तो इसलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि पंचुअलिटी बनाइए। मेरी दायित्व है कि मैं डालूँ, क्लास को दूँ, अपलोड करूँ, आपके लिए लग कर रहा हूँ। तो आपका ही होता है कि आप रात बीतने से पहले उस चीज़ को वहाँ पर आएँ, ज़रूर देखें, क्योंकि आपके ये छोटे छोटे सपोर्ट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। फिर मैं उसी मोटिवेशन के साथ सुबह उठ के वो चीज़ फिर से करती हूँ कि नहीं, मुझे उनके लिए कुछ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी लगन मेहनत के साथ कर रही हूँ आप उतना करें और मुझे रिजल्ट ले आकर दें। मुझे रिजल्ट चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़िए, सब कुछ बता रही हूँ, एडवांस में बता रही हूँ, चल भी रही हूँ, साथ साथ हर चीज़ को करवा रही हूँ। आप एक जगह कांस्टेंट होकर प्रॉपर से पढ़िए, देखिए, समझिए। कोई दिक्कत होती है पूछिए, हम बताएंगे आपको, और बताते भी हैं हम। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। ये है सीडीपी की क्लास और नया चैप्टर स्टार्ट होगा। देखिए फ्रेंड, जब टॉपिक्स जो है बहुत सारे हैं, आना थोड़ा सा है और सारे टॉपिक्स को टच करना है हमको, तो मैं आपको बहुत लंबा एक टॉपिक को लेकर, जैसे 3 टॉपिक है, ये कल्पना है, चिंतन है, तर्क है। एक क्वेश्चन कल्पना से बन सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि तर्क से बने, एक चिंतन से बने। अगर मैं चाहूँ तो इन्हीं 3 वीडियोस को 2-2 3 दिन करके पढ़ाऊँ, जिससे क्या होगा, आपको ना ये टॉपिक आएगा, बोरिंग आपको अलग से लगेगा। ये होगा कि छोटा सा टॉपिक है, मैम 3 दिन कर रही हैं, तो ये टाइम वेस्ट का कार्य मैं कभी नहीं करती। तो आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज यही एक पूरा चैप्टर है, इसका नाम है कल्पना, चिंतन और तर्क। ये मैं तीनों टॉपिक आज की ही इस क्लास में, ये चैप्टर यहाँ पर आपका ओवर कर दूंगी। क्लियर? चलिए फिर इसी एनर्जी के साथ करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। शालिनी क्लासेस में आप जुड़े हुए हैं इस समय, शाम को डेली 4 बजे 5 बजे आइए। जो भी आज पहली बार आया है उनका स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कॉन्टिन्यूटी बनाइए, पढ़िए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 8 पेपर आपको देने हैं, ध्यान रखिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, नाम है शालिनी क्लासेस। चलिए देखते हैं नया चैप्टर बाल विकास का, क्या है कल्पना। तो फ्रेंड्स एक बात देखिए, हम पहले ना जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो पकड़ते हैं। क्या आप कल्पना नहीं जानते? ऐसा यहाँ पर कोई नहीं होगा जो कल्पना का शब्द नहीं सुना होगा, जिसने चिंतन का शब्द नहीं सुना होगा, जिसने तर्क नहीं। ये तीनों शब्द हमने सुने हुए हैं। और डेली अक्सर क्या होता है, ये बीच वाले के साथ हमारी बड़ी दोस्ती होती है, चिंतन चिंता, चिंतन चिंता अक्सर लगी रहती है। तो ये वाला जो है ना, ये हम बड़े अपने साथ लेके जाइए, हमारा दोस्त है। बाकी थोड़ा थोड़ा ये भी थोड़ा बहुत रहता है, ये थोड़ा दूर रहता है। ठीक है, मेनली ये रहते हैं। अब जब शब्दों से आप पहले से अवगत है, दोस्ती आपकी हो चुकी है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना है, जो मनोवैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े लोगों ने बोल के गया है, उनकी भाषा हमको जाननी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन क्या कह के गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल्पना का अर्थ। कल्पना का अर्थ, परिभाषा आपको लिखने को आएगा, कल्पना का अर्थ क्या होता है, आप कल्पना से क्या समझते हैं। 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न हमेशा हर टॉपिक में ऐसे ही एज यूजुअल सेम हर बार बनते हैं। अब क्या है देखो, जब हमारे सामने कोई उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब जानते हैं, जैसे आप अभी अभी आप ऐसे बैठे हैं, ठीक है, और सामने सडनली ऐसे आपको कुछ मनपसंद आपके सामने आ जाता है, मुंह में पानी आ ही जाता है। कितना भी होता है, बहुत सारा ओवरडोज खा लियो तो बात की बात है। अदरवाइज अगर आपको जो है भूख भी लगी है या थोड़ा सा कुछ भी है, तो अगर ये होगा तो चलो एक थोड़ा सा बाइट खा ले, होता है कि नहीं होता है, सबके साथ होता है। अगर कोई फूडी है तो, अदरवाइज भाई डाइट वाइट का है तो अलग बात है। तो वो उसका हल्का सा एक बार मन स्विंग हो ही जाता है। तो उद्दीपक का मतलब पता है क्या? वो सामने रखा हुआ आपका टेस्टी भोजन। समझ पाए आप? वो उद्दीपक क्या है? जो सामने रखा हुआ भोजन है और आपके मन में उसके लिए जो है मन में आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा, तो वो उद्दीपक है। अब देखो, यहाँ पर कह रहा है कि जब हमारे सामने कोई उद्दीपक उपस्थित नहीं होता, हमारे सामने वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है वर्तमान समय में, तो हम उसके प्रति जो विचार अपने मन में करते हैं, उस चीज़ को लेके जो विचार हमारे मन में चलता रहता है, हाँ, उसे हम कल्पना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं, उसे इमेजिनेशन कहते हैं। कल्पना में पुराने अनुभव के नवीन नींव पर
पुराने जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनके नींव पर विचारों के नई इमारतें खड़ी की जाती हैं। मतलब हमारा पिछला जो एक्सपीरियंस रहता है हम उसके बेस पे एक नई इमारत खड़ी करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जब 2021 बैच के पहले बच्चों को पहली बार डीएड पढ़ाया था तो उतना एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं था, लेकिन बातों करना, समझाना, सबको इतने सारे लोग को हैंडल करना, सबके रिव्यूज़ देना, क्या करना, कैसे करना, वो उतना नहीं। लेकिन मैंने जब एक सेमेस्टर करवा लिया, सबके रिजल्ट देख लिए, मेरे बच्चों के, मेरे मैंने उस समय शायद 10 से 15 बच्चों को बहुत अच्छे से कॉन्टिन्यूस, जिसको पर्सनली ध्यान से बताया था, पढ़ाया था, वो मेरे बच्चे पास हुए थे, किसी की बैक नहीं लगी थी। बाकी कौन था वो अलग मैटर है, लेकिन जब उनको किया तो एक्सपीरियंस मिल गया। तो मैंने उसी के बेसिस पे जब एक बार करवा लिया तो यही है, ये मेरा पुराना अनुभव हुआ जो 2021 बैच को मैंने पढ़ाया, उसी की नींव पर मैंने अपने नए विचारों की इमारत खड़ी की। अब 2022 वाले जो आप हैं, आपको बी कॉन्फिडेंस के साथ इतने प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को टैकल कर ले जा रही हूँ कि एग्जाम के पहले रिवीजन करवा दूंगी, सिलेबस खत्म कर दूंगी और आप भी तैयार हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि मैम मेरा तैयार है ये टॉपिक, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, तभी चीज़ हो पाएगी। तो कल्पना कहीं ना कहीं हमारे अनुभव के से जुड़ी होती है। हमारे जो पुराने अनुभव होते हैं हम उनमें नई चीज़ों को जोड़ के एक नई बिल्डिंग क्रिएट करते हैं। समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स? अगर हम बात करते हैं कल्पना की तो ये छोटे बच्चों में, छोटे स्तर में ज़्यादा पाई जाती है, बड़ों में धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं ये मतलब अपने समय के साथ हटती जाती है। ठीक है, तो ये कल्पना करते हैं। अब आइए कुछ परिभाषा दिखाते हैं। मैकडूगल साहब को आप जानते ही हैं, बहुत बार हम उनसे मिल चुके हैं। ये इनके बारे में है कि इन्होंने कल्पना के लिए मतलब अपनी परिभाषा दी कि कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष चीज़ें यानी कि जो हमारे सामने नहीं है और हम उनसे संबंधित जब बातें करते हैं या उनसे संबंधित विचार या धारणाएं लाते हैं या किसी से चर्चा करते हैं तो वो हमारी कल्पना होती है कि ये हमारे मन में रहता है। ख्याली पुलाव नहीं कहेंगे हम, क्योंकि कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं इस चीज़ को कि हमें ये चीज़ करनी है, तब वो अच्छे वे में भी है, खराब वे में भी है। ठीक है, तो मुगालतों में नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं, मन में सोचते हैं, तभी बड़ा सोचते हैं, तभी तो उतनी मतलब उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो मैकडूगल साहब ने यही बोला कि कल्पना करने की उचित परिभाषा ये है कि अप्रत्यक्ष जो बातें होती हैं उनके संबंध में जो विचार हमारे मन में आता है वो चीज़ कल्पना होती है। तो एक परिभाषा ये है। दूसरी रायबन साहब है, इनको भी आप अच्छे से जानते हैं। इन्होंने बोला कि कल्पना एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिमाओं का एक नया प्रकार से प्रयोग कर, जो हमारी प्रतिमाएं मतलब जो हमारे मन में थॉट है, हमारे मन में विचार है, हमारे मन में उसी चीज़ की प्रतिमूर्ति बनी हुई है या हम जो मानकर बैठे हुए हैं उसका एक नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। हम यहाँ यह हमको अपने पिछले अनुभव को किसी ऐसे वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है। कौन? कल्पना, जो पहले कभी नहीं था। ये कल्पना हमको एक हमारे जो अनुभव होते हैं उसके साथ रहकर हमको कुछ ऐसा बनाने का, कोई सामान बनाने का या कोई बिल्डिंग बनाने का या कोई स्ट्रक्चर खड़ा करने का या कुछ नया अचीव करने का हमको ऐसा रास्ता दिखाती है कि वो पिछले अनुभव से लेकर हम उस चीज़ को आगे कर लेते हैं और ये कल्पना फिर हमको एक सहायकता के रूप में काफ़ी ऊपर तक ले जाती है। तो ये रायबन साहब की परिभाषा है जो रायबन साहब ने दी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो है, दोनों में से आप कोई भी याद रखिए या अपने तरीके से बनाकर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अच्छा नंबर पा जाएंगे आप। आता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कल्पना के प्रकार। ये प्रकार में बड़ी कन्फ्यूज़न है। जैसे पता है क्योंकि कल्पना के जैसे और सारे प्रकार हैं, कहिए तो 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। इनके प्रकार बड़े फिक्स नहीं हैं। ये एक इस टॉपिक का ऐसा टॉपिक है जिसके प्रकार नहीं फिक्स्ड हैं, तो इनमें प्रकारों में बड़ी डिफरेंस देखने को मिलती है। अब वो क्या है वो एक एक हम दिखा देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर तरीके से। कल्पना के प्रकारों में पता है बड़ी डिसिमिलरिटीज़ पाई गई है। इसमें डिसिमिलरिटी पाई क्यों गई पता है? क्योंकि इसमें एक जैसा होता है कि कोई सर्टिफाइड रहे वहाँ से कोई बोल दे, लेकिन इन्होंने लोगों ने अपनी अलग अलग कल्पना की धारणा दे दी ना, इसलिए बहुत दिक्कत क्रिएट हो गई। तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा क्लियर बता देते हैं आपको। जैसे मैकडूगल साहब ने कल्पना के अपने प्रकार बांट दिए, ठीक है, मैकडूगल साहब ने अपना अलग बांट दिया और लोगों ने अपना अलग बांट दिया, इस वजह से बड़ी दिक्कत है। फिर भी अभी देखते चलिए, प्रश्न कल्पना के प्रकार से बड़ा कम बना है लेकिन बनता है कभी कभार। कल्पना के मैकडूगल साहब ने कल्पना के प्रकार बांटे हैं अलग। जैसे बात करते हैं तो मैकडूगल साहब ने कल्पना को जैसे 4 प्रकार में बांट दिया। एक पुनरुत्पादक, एक सृजनात्मक, एक उत्पादक और एक रचनात्मक। ठीक है, अब ये क्या देखने को मिलेगा? देखिए मैकडूगल ने कल्पना के ये 2 प्रकार बताए थे, एक पुनरुत्पादक बताया था, एक सृजनात्मक बताया था और ये इनके पार्ट थे।
तो यही थोड़ा सा इसलिए बड़ी कन्फ्यूजन होती है इसको याद करने में। चलो आओ पहले देखते हैं क्या है पुनरुत्पादक। इसको क्या है मतलब, तो पूर्व अनुभव पर आधारित कल्पना, एक ऐसी कल्पना जो हमारे पूर्व अनुभव पर आधारित है, हमारे पुराने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, वो होती है पुनरुत्पादक कल्पना। सृजनात्मक कल्पना क्या होती है, इसमें अभौतिक वस्तुओं को बनाया जाता है, जैसे कविता लिखना अभौतिक है। अभौतिक का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, बस इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो कल्पना क्या होती है, लिखी होती है लाइनें, लेकिन हम उस चीज़ को फील करते हैं। वीर तुम पढ़े थे तो हमारे दिमाग में जवान और किसान, वो सॉरी जो है जवान जो है ये हमारे सेना जवान, इनकी मतलब मन में विचार चलने लगते हैं। तो सृजनात्मकता ये है कि इसमें अभौतिक वस्तुओं को बनाया जाता है जो चीज़ दिखती नहीं है। उत्पादक की इसी का बात कर लेते हैं, तो इसमें पूर्व सामग्री के आधार पर नई सामग्री, इसमें कोई सामान बनाया जाता है। उत्पादक उत्पाद का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बनाना। तो हमारे पास जैसे कुछ पहले से सामग्री रहती है, तो उसमें कुछ नया या कुछ थोड़ा बहुत जोड़ के हम उसमें नई सामग्री बनाना। हमारे पास अगर कुछ बचा हुआ है तो हम सोचेंगे कि लाओ कुछ और जो थोड़ा बहुत कम है उसमें लेके उसको मिलाकर कुछ नया बनाना, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो पहनने का सामान हो, चाहे कोई और काम हो या कुछ भी हो। तो पुरानी जो सामग्री है, पुराना बचा हुआ जो स्टॉक होता है, मटेरियल होता है, हम उसके बेस पे जब नया कोई सामान बनाते हैं तो वो उत्पादक कहलाता है, उत्पादक कल्पना कहलाती है। रचनात्मक में देखेंगे इसमें भौतिक वस्तुओं की रचना की जाती है, जैसे भवन। रचनात्मक का मतलब है क्रिएटिव, इसमें चीज़ें बनाई जाती हैं, कल्पना में नहीं रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसमें चीज़ें बनाई जाती हैं, हम जो है इसमें रचना करते हैं, क्रिएटिव तरीके से कुछ क्रिएशन करते हैं, कोई सामान बना देंगे, घर बना देंगे, कुछ कारपेंटर का कोई काम कर देंगे, कोई सीनरी बना देंगे, वो कुछ भी बना देंगे। तो हम इस तरीके से कार्य करते हैं। तो ये कल्पना के प्रकार है मेनली। वैसे अगर देखा जाता है तो कल्पना के दो प्रकार होते हैं, एक पुनरुत्पादक और एक सृजनात्मक। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बता रहे हैं ध्यान से। आगे चलिए, बहुत प्रश्न नहीं फंसेगा, परेशान नहीं होना। ड्रेवर ने भी कल्पना को बांट दिया। ड्रेवर साहब ने, जेम्स ड्रेवर इनका नाम है, इन्होंने भी बांट दिया। इन्होंने 3 दे दिया, एक पुनरुत्पादक, एक उत्पादक और एक आदनात्मक। अब इनका भी ये इसीलिए थोड़ा दिक्कत होती है कि वो याद करें यार, लेकिन आता है प्रश्न कल्पना के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 2 ही बता के करना कि अगर ड्रेवर के हिसाब से लिखा है तो पूरा इनका बताना, मैक्यूगल के हिसाब से लिखा है तो इनका बताना, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, मैंने पूरा नहीं लिया क्योंकि आप कंफ्यूज हो। इनके भी 2 पार्ट बटे हुए हैं, इनके भी 2 बटे, इनके कितना मैं आपको बताऊंगी, और आएगा नहीं एक भी, आप हो जाओगे कंफ्यूज, सिंपल सा। तो जो जो नाम है वो हम बता देते हैं कि बनता है, अगर आता है तो लिख देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ड्रेवर के पुनरुत्पादक में। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने कहा कि इसमें पूर्व के अनुभव मस्तिष्क में आते हैं, इसमें जो पुराने अनुभव होते हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, फिर हम उसके बेस पे कुछ बनाते हैं। उत्पादक की बात करते हैं, उसमें नई सामग्री उत्पन्न करते हैं। उत्पादक की बात करते हैं तो ये भी जब नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ नया सामान क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं तीसरे की, आदनात्मक की। तो दैनिक कार्यों में बड़ी उपयोगी है, जो डेली बेसिस के कार्य में हमारे लिए यूज़ आए। कोई सामान है या कोई सोच है कि हमें ऐसा करना है, डेली कुछ ना कुछ सोचना है, तो वो चीज़ें हैं। तो ये दोनों लोग के अपने हिसाब से कल्पना को बांट दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब कल्पना का शिक्षा में क्या महत्व है, ये आखिर कल्पना जो हम इतना पढ़ रहे हैं, कल्पना, ये कल्पना का क्या हमारी एजुकेशन में, हमारी पढ़ाई में क्या मतलब है। अब हमें देखिए, अगर महत्व पूछे, आवश्यकता पूछे, विशेषता पूछे, तो तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो आप तीनों में अगर कोई एक भी आ रहा है तो बल्कि आप 2 और को भी आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक ही तो है, बाकी और कुछ है ही नहीं। महत्व भी यही होता है, आवश्यकता भी यही होती है, विशेषता भी यही होती। तो अगर मान लीजिए कि किसी का टॉपिक कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसमें बनाकर उसमें ऐड करके लिख सकते हो सारी बातें। टॉपिक देखो, सारा टॉपिक तो नहीं आएगा, अब इसमें सिर्फ महत्व आएगा या आवश्यकता ही लिखने को आएगी। तो मैं विशेषता, आवश्यकता, महत्व सारा इसलिए बताती हूँ कि कोई अगर 2-2 पॉइंट भी याद रहेगा और 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, इस महत्व में कम से कम 6 पॉइंट तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, इसीलिए बता रही हूँ। सारा टॉपिक बताने का मकसद यही है कि आप थोड़ा थोड़ा भी अगर याद रहेगा, कुछ दिमाग में रहेगा, तो बनाकर तभी बच्चा लिख पाएगा। जो कहती हूँ कि बनाकर लिख लेना, वो क्यों कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि आप जब और भी चीज़ों को ओवरऑल जांचे रहोगे तभी तो लिख पाओगे। अगर मैं एक पर्टिकुलर सामान को, पर्टिकुलर लाइन को, पर्टिकुलर परिभाषा को बताऊंगी तो वही इतना ही याद ही रखेंगे, बाकी कोई प्रश्न का घुमा के पूछ लिया तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिए, समझ रहे हैं ना। वैसे आप बहुत बहादुर हैं, समझ तो रहे ही होंगे बात को। चलो आ जाओ। अब शिक्षा में क्या महत्व है, एक एक पॉइंट को देखो। कल्पना बालकों के ज्ञान अर्जित करने, अर्जित करना मतलब लर्न करना, सीखना। हम भाषा को अर्जित करते हैं, ठीक है। जैसे हम हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हिंदी हम अर्जित नहीं करते हैं, हिंदी मतलब एक प्रकार से अर्जन हिंदी में भी आ जाएगा क्योंकि हम सीखते हैं। नहीं तो बेस्ट एग्जांपल से बताऊँ, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश नहीं आती है इंडिया वालों को, ठीक है। मतलब उतनी फ्लुएंसी के साथ जितनी मात्रा में हिंदी सबको आती है उतनी इंग्लिश नहीं आती है।
तो इंग्लिश सीखेंगे तो वो जो सीखना हुआ वही अर्जित करना हुआ। तो ध्यान रखना कि भाषा हमेशा अर्जित की जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर है कि कल्पना बालकों को ज्ञान अर्जित करने तथा उनके मस्तिष्क विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करती है, सहायता करती है। आपको ज्ञान को सीखने में और आपके मस्तिष्क का विकास करने में ये आपकी मदद करती है। मस्तिष्क का विकास मतलब कहते हैं कि शारीरिक विकास ज़रूरी नहीं है, कि मन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। जब आपके अब आग लग जाएगी तो आप डंडा लेके थोड़ी दौड़ोगे, पानी लेके दौड़ोगे ना। आग लग जाएगी तो बालू की बाल्टी या बोरा ऐसा लेके दौड़ोगे ना। तो ये कैसे बात आई? ये आपके दिमाग में थी, आपका मस्तिष्क का विकास हुआ तभी तो ऐसा हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चोर आएगा तो आप क्या करोगे? पानी लेके दौड़ोगे? नहीं, डंडा लेके दौड़ोगे। तो दोनों में फर्क है, दोनों की परिस्थितियों में फर्क है। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए ये तो आपके मस्तिष्क में आएगा। इसमें इंटेलिजेंस का भी कोई असर नहीं रहेगा। इंटेलिजेंस का क्या मतलब है इसमें? ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आइए देखते हैं, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि कल्पना के कारण भावी जीवन का चित्र प्रस्तुत करने और उस जीवन की तैयारी के लिए काफ़ी सहयोग मिलता है। फिर हम सोचते हैं ना कि हमें बिल्डिंग बनवानी है, हमें घर बनवाना है, वार्डरोब लाना है, ये लाना है, बाइक खरीदनी है, वॉच खरीदनी है, ये करना है, ज्वेलरी खरीदनी है, ये लेना है, वो लेना है, और हमें इस लेवल पर पढ़ना है, हमें 12th में ये करना। बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग इसी के थ्रू करते हैं, अपने गोल को बिल्डअप करते हैं, तो उसमें हमें हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट है कि कल्पना के कारण बालकों हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। बालकों का सामूहिक और सामाजिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। हर टाइप से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है, हमको हेल्प मिलती है। फोर्थ पॉइंट है कल्पना बालकों के अनुभव को दूर तक ले जाने की दिशा प्रदान करती है, क्योंकि कल्पना के थ्रू हम ना अपने सपनों को बिल्ड करते हैं और दूर तक जाने का प्रयास करते हैं हेल्प से। पांचवा पॉइंट है कल्पना के द्वारा बालकों का नैतिक और चारित्रिक विकास भी होता है। इनके नैतिक मोरल चीज़ें भी आती हैं। हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छे रहें, सब कुछ बढ़िया रहे, सब तारीफ करें, बहुत कुछ चीज़ें सोचते हैं। तो कैरेक्टर के बारे में भी हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। कल्पना से बालकों के मानसिक शक्ति का भी डेवलपमेंट होता है, आपकी मानसिक पावर भी डेवलपमेंट होती है, निर्णय लेने में आप सक्षम बनते हैं। कल्पना से बालकों का जो है एक पथा प्रदर्शन नहीं है, पथ प्रदर्शन। फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक हिंदी में होती है क्योंकि कीबोर्ड इंग्लिश में होता है ना, बहुत दिक्कत होती है थोड़ी भी। हम बता दे रहे हैं लेकिन ध्यान से देख लो। पथा प्रदर्शन क्या है? पथ प्रदर्शन होता है। तो कल्पना से बच्चों को इमेजिनेशन करते हैं कि हम अभी ये कर रहे हैं, नेक्स्ट में ये करेंगे, नेक्स्ट में ये करेंगे, तो उससे एक रास्ता मिलता है, गाइडेंस मिलती है कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि कल्पना से बालक अपनी अतृप्त इच्छा और दमित आशाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये अतृप्त मतलब पता है, जो अनसेटिस्फाइड है, जो हम चाहते हैं या कहते हैं कि हम जो डिज़र्व करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं हम डिज़र्व करते हैं बट हमें नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोग जो चीज़ नहीं डिज़र्व करते हैं उनको वो चीज़ बहुत अपार में मिल जाती है, तो हमें कभी उस चीज़ की जेलसी भी होती कि क्या ही उन्होंने भी कोई खास मेहनत नहीं की होती बट वो चीज़ उन्हें मिल जाती है फ्री की। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारा भी थॉट प्रोसेस बनता है कि सब पका पका पकाया मिल गया और हम इतने लेबोरियस हैं, मेहनत करते हैं लेकिन भगवान हमें नहीं दे रहा है, नहीं कर रहा है। हो सकता है कि हमें कहीं कमी हो जाए। तो हमारी जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं, दमित का मतलब जिसका दमन हो रहा है, जो घर दबाई जा रही हैं, मन में हम दबा कर बैठे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थिति बस, पैसा नहीं है, लोग नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। तो उन आशाओं को बना के रखो और एक प्रयास मिलता है कि शायद हम उन्हें कभी पूरा कर पाएँ। कल्पना से बालकों की इच्छा, योग्यता और रुचि को प्रकट किया जाता है। कल्पना के द्वारा जो बच्चों की इच्छा होती है, चाहत होती है, उनकी जो योग्यता होती है, उनको हम निखार सकते हैं, बाहर ले आने का प्रयास कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको हम सफल भी बना सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कल्पना का हम एक पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बड़े जैसे बड़े होते जाते हैं फिर वो इस फैक्टर पे कम वर्क करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो एक टॉपिक आपका जो कल्पना का था वो आज यहाँ पर ओवर होता है। आगे बढ़ते हैं बिना समय को खराब किए हुए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं चिंतन की। अभी तो हम कल्पना में थे, कल्पना कर रहे थे, इमेजिनेशन में थे। अब हमें यहाँ पर थिंकिंग करनी है। थिंकिंग का क्या अर्थ है ये जानते हैं। देखिए, थिंकिंग से हम बड़े रिलेटेड हैं क्योंकि हम रोज़ सोचते हैं कि क्या करना है। मनुष्य के सामने कभी ना कभी किसी प्रकार की समस्या ज़रूर आती है, डेली आती है कुछ ना कुछ। समस्या के समाधान के लिए वह किसी न किसी प्रकार का उपाय ज़रूर सोचता है क्या करे क्या करे। उसकी इस प्रकार के सोचने और विचार करने की प्रक्रिया को चिंतन करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये है भले मतलब कि बाल मनोविज्ञान का टॉपिक, लेकिन ये काम हम डेली करते हैं बिना पढ़े, क्योंकि हम रोज़ सोचते हैं। जैसे मैं भी सोचती हूँ कि आज ये चैप्टर पढ़ा दूँ, ये वाला खत्म हो गया, अच्छा वो वाला सेक्शन ले लूँ ताकि वो भी 50 नंबर का चलता रहे। अच्छा ये भी काम करना है, यहाँ पर काम करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मीटिंग भी अटेंड करनी है, आपको क्लास लेनी, थर्ड की क्लास लेनी है।
दिन भर का समय निकल गया। तो मुझे भी कुछ रह रहा है कि हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं कि पहले अच्छा ये पढ़ना, एग्ज़ाम आने वाला है, टीचिंग करनी है, फाइल बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो ये चिंतन है एक प्रकार से जो एक स्टूडेंट के लेवल पे रहता है, सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है, चलिए चिंतन की परिभाषा से मुलाकात करवाते हैं रॉस साहब। रॉस साहब ने चिंतन के लिए क्या कहा कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। मानसिक क्रियाओं का एक ज्ञानात्मक पहलू है, ये रास्ता है, ये पथ है, या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। ये भी कह सकते हैं कि मन की बातों से रिलेटेड एक मानसिक क्रिया है जो हमारे मन में सोचते हैं, उसके लिए विचार करते हैं, कोई टॉपिक हमारे मन में ही चलता रहता है। जाहिर सी बात है, चिंता हम करते हैं तो चिंता चिल्ला चिल्ला के थोड़ी व्यक्त करते हैं, ये चिंता, ये चिंता, ये दुख व्यक्त किया जाता है, चिंता नहीं व्यक्त की जाती है। तो चिंता तो हमारे मन में चलती रहती है। कोई हमें सिंपैथी दे रहा है तो हम उसकी सिंपैथी ले भले लेते हैं, लेकिन चिंता नहीं दूर होती, बस थोड़ा सा एक कहते हैं कि दर्द कम हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो गैरेट साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। जी हाँ, क्योंकि चिंता व्यक्त नहीं की जा सकती है ना, इसमें सामान्य रूप से फिर प्रतीक कुछ आ जाएंगे, बिंब आ जाएंगे, कुछ विचार आ जाएंगे, प्रत्यय का भी प्रयोग कर लिया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, चिंतन हम करते हैं तो हम जैसे बहुत सारी दोस्ती यारी होती है, लेकिन हम हर फ्रेंड से अपनी व्यक्तिगत बात नहीं बता सकते। हम बस कोई पूछेगा कैसे हो, बहुत अच्छे, एकदम मस्त है, फिलहाल है, बेस्ट है, ये है, वो है, और ज़िंदगी में चाहे एकदम तूफान पचाओ, एक रोटी भी जो शाम को खानी है उसका पता ना हो, तो वो भी एक फैक्टर देखा जाता है। तो व्यक्त करने की बात है कि ये अव्यक्त होता है, एक रहस्यपूर्ण होता है कि हम ये हर बात किसी से नहीं शेयर कर पाते हैं। बहुत क्लोज फ्रेंड होगा तब भी बहुत ज़्यादा होगा तो भले कोई बात बोल दे इंसान, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं बताता है, घर तक ही सीमित रखता है। तो वो ये सारे चिंतन के प्रकार हैं जो अव्यक्त होते हैं, रहस्यपूर्ण व्यवहार को निभाते हैं। ठीक है, आप चिंतन की ये वाले जो मैंने अर्थ वाली बात बताई ना, यही परिभाषा के तौर पर लिखना अगर आता है तो बहुत परेशान नहीं होना। आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, पहले आप लोग क्लास को लाइक करके आइए, जल्दी डू इट फास्ट। इतने प्रॉपर तरीके से मैं हर एक पॉइंट को आपको क्लियर कर रही हूँ तो लाइक तो बनता है। क्या ही रोज कहना पड़ता है मुझे इस चीज़ के लिए। चलिए, बात करते हैं चिंतन के प्रकार की। इसका एकदम क्लियर फंडा है। चिंतन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का चिंतन है, सोच लीजिए। ये प्रकार आपके लिए नया है। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का मतलब है कि जो चीज़ प्रत्यक्ष हो, सामने हो। जैसे आओ बताते हैं। इस प्रकार के चिंतन में पूर्व आधारित वस्तुओं के आधार पर चिंतन किया जाता है। इसमें सामानों का बड़ा खेला होता है। सामान, ये खाने पीने का कोई भी सामान, खिलौना का, कपड़े का, घूमने का, इसका उसका, वस्तुओं से रिलेटेड जो चिंतन होता है वो इसमें आता है। उदाहरण के रूप में अगर हम बताएं तो जब किसी बच्चे के माता पिता बाजार जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, खिलौना लाते हैं। ठीक है, खिलौना लेकर आते हैं तो बच्चे की आदत हो जाती है उन वस्तुओं को प्राप्त करने की, और जब वो अपने माता पिता को बाजार से वापस आते हुए देखता है तो तुरंत उनके पास जाता है। ठीक, यह चिंतन विशेष रूप से पशुओं और बालकों में पाया जाता है। इसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं होता, कोई भाषा इसमें नहीं है, कोई नाम इनका नहीं है, लेकिन ये चिंतन प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के ही आधार पर है। क्यों? क्योंकि एक बार पेरेंट्स गए तो बच्चों के लिए कुछ लेके आए, टॉफ़ी लेके आए, कैंडी लेके आए, कुछ भी लेके आए, खिलौना लेके, तो एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, कई बार उन्होंने ऐसा किया और लेके। तो बड़ा जब हो गया तो उसको ये रहता है कि मम्मी पापा कुछ जाएंगे तो उसी का नहीं फ्रेंड्स, हम लोग का भी रहता था, आपका नहीं पता है मुझे, मैं व्यक्तिगत रहता था कि जब भी कोई पापा लोग का नहीं, वो तो रोज़ ही आते जाते हैं या रहता था, तो मम्मी लोग जब आती जाती थी या जो भी कुछ रहता था तो ये दिमाग में था कि मम्मी मार्केट जा रही है, कुछ भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ पक्का ले आएंगी। ये ज़रूरी नहीं कि सबके लिए कोई सामान खरीद के लेके आए, किसी और पर्पज़ से जा रही, लेकिन ये रहता है कि आधे समय चाहे टॉफ़ी वगैरह ले आएंगी, चाहे चॉकलेट्स लेके आएंगी, या कोई फ्रूट्स वगैरह कुछ रहा तो फ्रूट्स वगैरह भी नहीं उतना, लेकिन जैसे समोसे वगैरह लेके आ गई, या बाहर से पेटीज़ वगैरह लेके आ गई, पेस्ट्री वगैरह लेके आ गई, तो अक्सर भी मम्मा लाया करती थी। तो उससे क्या होता है कि अब भी हम लोग इतने बड़े हो गए हैं और जब भी कहीं जाना होता है तो सबसे पहले जो सामान लेके आते हैं वही चेक करते हैं कि हवाई लेके आया है। तो वो जो एक नेचर है ना, वो ये अच्छा भी है एक प्रकार से, लेकिन छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। प्रत्येतात्मक चिंतन क्या है ये देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार के चिंतन में पूर्व निर्मित जो प्रत्यय रहते हैं उनके आधार पर चिंतन किया जाता है, जिसके आधार पर भविष्य के किसी भी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। कि जैसे पहले से पूर्व निर्मित का मतलब है जो पहले से बना है या पहले से उसकी शुरुआत कुछ हो गई है, आधा अधूरा है, हमको उसको पूरा करना है, वो चिंतन है ये। इस प्रकार से देखा जाए कि बालक किसी कुत्ते को देखकर अपने मन में किसी प्रकार का विचार बना, बच्चा जब कुत्ते को देखता है तो उसके दिमाग में आता है 4 पैर होगा, काला काला होगा, ऐसा ऐसा होगा, भौं भौं करेगा तो ये कुत्ता है, तो अपने मन में उसको देख के वो दिमाग में विचार बना लेता है।
और भविष्य में जब वह उसी कुत्ते या किसी अन्य कुत्ते को देखता है तो उसकी ओर संकेत करता है और कहता है कि यह कुत्ता है। एक बार जब आप उसको बता देते हो तो वो दोबारा फिर वो समझ जाता है कि ये कुत्ता है। तो उसके दिमाग में पूर्व निर्मित लेके कुत्ते को लेके उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बन गया ना कि ये कुत्ता है, तो वो बार बार देखता है तो कुत्ता बोल देता है। जैसे आप अक्सर बच्चों को दिखाओ, बताओ कि काऊ है, काऊ, तो वो बच्चा फिर एक दो बार तीन बार आप बताएंगे बेटा काऊ, बेटा काऊ, बेटा काऊ, तो चौथी बार वो खुद ही बोल देगा काऊ। बोल लेगा कि नहीं बोल देगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक वाक्य बताऊं तो जैसे एक है, बच्चा ही है, उसके घर के पास से ट्रेन जाती है। अब उसको पता है ट्रेन, तो जब ट्रेन की आवाज़ आती है तो उसके मतलब ऐसा घर बना हुआ है कि उसके रेलिंग से दिखता है ट्रेन। ऐसे बनता है ना, फटकी के पास भी तो घर होता है। तो ट्रेन का ट्रैक बिछा हुआ है, रास्ते का वो ट्रैक है, तो उसका घर भी वही। तो बैक साइड जैसे उसको ट्रेन की आवाज़ छुक छुक सुनाई देगी, हॉर्न बजा, वो दौड़ के जाएगा, चाहे वो जो काम करता रहे रात को छोड़ के। इतनी तेज से भगेगा उस चीज़ को देखने का, और जब तक ट्रेन उसको दिखेगी तब तक वो ट्रेन देखेगा और ट्रेन ट्रेन करेगा। तो उसके दिमाग में ट्रेन की धारणा बैठ गई ना। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रत्येतात्मक चिंतन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा देख लीजिए, कल्पनात्मक चिंतन। ये क्या है? जब उद्दीपक वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, आपके सामने वो सामान नहीं है लेकिन आपके मन में वो विचार है। आपके सामने डोमिनोज का पिज्ज़ा नहीं रखा हुआ लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है क्या लजीज पिज्ज़ा होता है। तो उसकी कल्पना जो है जब हम करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, या हम सोचते हैं कि काश मैं यहाँ पर हूँ, एक दिन मैं अपने बॉस की चेयर पर बैठी रहूँ, तो वो दिमाग में चलता रहता है। वो ऐसा मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी। ऐसे कोई कंपनी में आए और एकदम बढ़िया से डैशिंग रहे सब, चाहे वो लड़की हो, लड़का रहेगा तो ठीक है, लड़की रहेगी तो भी ठीक है, जो भी है, तो वो उसकी सैलरी, उसका सब कुछ और तमाम चीज़ें, ड्रेसअप वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें कभी कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं कि नहीं मुझे भी ये चीज़ करनी है और अच्छी है। तो हमारे मन में कल्पना चलती है ना, तो हम उसके बारे में सोचते हैं। तो इनके अभाव में मानसिक प्रतिमा बनाकर प्रतिमाओं से संबंधित जब चिंतन करते हैं, कभी जब हम उनको इमेजिन करके सोचते हैं कि हम वहाँ पर होंगे, तो वो कल्पना में आता है। ठीक है, सोच लीजिए कितने कितने प्रकार के चिंतन हैं। चलिए देखते हैं तार्किक चिंतन क्या होता है, जिसमें तर्क करते हैं। इस प्रकार से यह जो चिंतन है ये उच्च स्तर पर होता है और इसका संबंध समस्या का समाधान से होता है। मतलब तार्किक चिंतन हम तभी इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो ऊंचे स्तर में किया जाता है, दूसरा ये है कि जब हम बहुत गंभीर समस्या में हैं या किसी समस्या में हम पड़े हैं, तब हम इस चिंतन का प्रयोग करके तर्क वितर्क करके उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर जाननी होंगी। आई थिंक मुझे एक चीज़ यहाँ पर लगती है, तो ये मैंने आपको कितनी बातें बताई, चिंतन के प्रकार बताए, मैंने चिंतन की परिभाषा बताई और चिंतन का अर्थ बताया। आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक नंबर की डेफिनेशन आने वाली है कि चिंतन क्या होता है, चिंतन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो 2 टॉपिक मैंने फाइनली कवर अप करके आपको हर एक बात बताई। एक बार में नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज लास्ट वाला जो टॉपिक है तर्क, इसको भी ज़रा पूरा करते हैं कि तर्क क्या है, तर्क से क्या मतलब है। तर्क तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, देखिए, तर्क कार्य कारण में संबंध स्थापित करके हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए एक ही समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। तर्क हमें ना समस्या जो आती है उसके समाधान में हेल्प करता है, क्योंकि कोई चीज़ फंसती है तो हम उसमें तर्क वितर्क करते हैं। अच्छा ये क्यों, कोई ने कहा इसलिए, अच्छा ये फिर क्यों, अच्छा किसने बताया, क्यों हुआ, क्या रीज़न था, अच्छा इसके आगे क्या होगा, अच्छा ये हो जाएगा तो, अच्छा अब निगेटिव हो जाएगा तो। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तो हम इससे क्या होता है कि अंतोगत तो हम जो किसी समस्या में पड़े हैं उसका हमको सोल्यूशन लेना है, तो हम हर तरीके का प्रश्न करेंगे। कह सकते हैं कि तर्क चिंतन का एक श्रेष्ठतम उत्तम रूप है। तर्क जो होता है वो चिंतन से भी बड़ा है। तर्क चिंतन का एक श्रेष्ठतम रूप है और यह एक जटिल मानसिक क्रिया होती है। तर्क कार्य और कारण में संबंध स्थापित करता है। तर्क जो होता है वो कार्य क्यों हुआ और किस कारण से हुआ इसके बीच में एक रिलेशन को बनाता है। ठीक है, तो ये है तर्क जो कि हम बहुत करते हैं। ठीक है, आगे चलिए परिभाषा की अगर बात कर लेते हैं तो गैरेट साहब ने एक परिभाषा दी। इन्होंने बोला कि मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क होता है। मन में हमारे कोई फीलिंग है, कोई थॉट है, कोई उद्देश्य है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई एम है, उसको जब हम रख के एक के बाद एक कोई क्रम के अनुसार कार्य करते चलते हैं, अपनी समस्या को समाधान करते हुए जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। क्लियर? तो ये गैरेट साहब की परिभाषा है, काफ़ी अच्छी, आप याद कर सकते हैं। चलिए, तर्क कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना चाहती हूँ। तर्क भी 2 प्रकार का होता है। जैसे कल्पना वाले प्रकार में ही थोड़ी सी दिक्कत थी,
कोई सर्टिफाइड नहीं था। चिंतन में 4, तर्क में 2। एक होता है आगमन तर्क और एक होता है निगमन तर्क। ये दोनों प्रकार लिखने को आता है कि आगमन तर्क किसे कहते हैं, निगमन तर्क किसे कहते हैं, तो ध्यान से रखिए, आपको आएगा। चलो देखो क्या है, अब बात कर लेते हैं आगमन तर्क की। तो आगमन तर्क एक ऐसा तर्क होता है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव और विचार के द्वारा किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। मतलब तर्क ये एक ऐसा तर्क होता है जिसमें व्यक्ति का जो पुराना अनुभव रहा है, जो उसके विचार रहे, उसके बेसिस पर वो कोई नया नियम, कोई सामान्य सा नियम ले आएगा, कोई या सिद्धांत को बना कर रहेगा या किसी सिद्धांत के द्वारा कार्य को करेगा। तो ये है आगमन तर्क। ठीक है, अपने पुराने अनुभव के बेस पे कोई कार्य करना, तो वो है आगमन तर्क। बात करते हैं निगमन तर्क की। तो इस तर्क में व्यक्ति दूसरे के अनुभव और विश्वास पर सिद्धांत का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। आगमन तर्क का मतलब है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा, मैं उसके बेस पे कुछ बनाऊंगी। निगमन तर्क का मतलब है कि मेरे पिताजी का कुछ एक्सपीरियंस होगा, मैं उसके बेस पे कुछ बनाऊंगी। तो यही है दोनों में डिफरेंस कि आगमन क्या है, निगमन क्या है। निगमन क्या है कि दूसरे के अनुभव के ऊपर विचार करके कोई काम किया जाता है। आगमन खुद के ऊपर, कि खुद के जो एनालिसिस होते हैं उसके बेस पे किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है, एकदम आसान शब्दों में। चलो अब बात है, यहाँ पर टॉपिक है कि तर्क का शिक्षा में क्या उपयोग है, हम पढ़ाई में क्या उपयोग ले रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि तर्क शक्ति के विकास के लिए भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में ये तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ जाए, तो अपने स्कूल में भाषण का, डिबेट का, वाद विवाद के कॉम्पिटिशन्स को रखवाओ, तो मज़ा आएगा, बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा और एक एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी। दूसरा बात यह है कि आगमन विधि का उपयोग करके तर्क का विकास होता है। अतः बालकों को सिखाने में आगमन विधि बड़ी उपयोग साबित होती है। बच्चों को कहना यह है कि आप आगमन विधि से सीखने को कहो। आगमन विधि का मतलब है खुद का अनुभव, खुद का अनुभव का मतलब है करके सीखना। जब आप कोई चीज़ खुद करके सीखे हो, उससे एक्सपीरियंस लिए हो, तो शायद वो सीखने में आपको ज़्यादा मदद करेगा इन कंपैरिजन जो दूसरे के एक्सपीरियंस से। ठीक है, क्योंकि दूसरे का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ बताएगा, खुद का एक्सपीरियंस आप खुद अपने हाथ से किए रहोगे। क्लियर। तीसरा पॉइंट है कि अध्यापक को बालकों को समस्या के समाधान के लिए प्रेरित करना चाहिए और इससे बालकों को तार्किक चिंतन का विकास होता है। अध्यापक को बच्चों के लिए जो समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए उनको प्रेरित करो कि बेटा डू इट, कीप इट, डू इट, कीप इट, डू इट, वेल डन, तुम कर सकते हो। उसको अप्रिशिएट करो, उसको आप मोटिवेट करो कि नहीं हो जाएगा, कीप गोइंग, कीप गोइंग, यू कैन डू, यू कैन डू। तो वो चीज़ क्या करती है, आपको सीखने के लिए मदद करती है और आप अपने मन से सोचते हो कि नहीं मुझे करना है, हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। आगे चलिए, बालकों को अन्वेषण और प्रयोग के अवसर देने चाहिए जिससे तर्क का विकास। अन्वेषण का मतलब मैंने पहले बताया था, खोज होता है। जब आप बच्चों को खोजने का मतलब मौका दोगे, उनको प्रयोग करने का मौका दोगे, तो वो उस तर्क तक पहुंच पाएंगे। देखो, आप कोई टॉपिक दे दिए हो, कुछ करने को दे दिए हो, तो वो जैसे कोई टॉपिक वो दे दिए किसी को कार्य करने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न या तर्क वितर्क आपसे वही बच्चा कर पाएगा जो उसमें मेन लीडिंग रोल को प्ले करेगा। जो बाकी के पार्टिसिपेंट उसके साथ रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनसे एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो उसमें मेन लीडिंग रोल रहेगा वो आराम से, जैसे कभी वाइवा देने जाते हो, अक्सर ऐसा होता है कि 5 से 6 बच्चों को वाइवा लिया जाता है, तो उसमें 2 बच्चे तेज़ रहते हैं, बाकी सब बच्चे जो है उतने तेज़ नहीं रहते, नॉर्मल रहते हैं। तो क्या होता है, एग्जामिनर जब पूछता है ग्रुप में, तो वही 3-4 बच्चे एक बार वो करके बता देते हैं। 5 मिनट का समय लगता है और पीछे वाले से उसी में हाँ हाँ कर देते हैं, काम खत्म सबके। अगर 8 बच्चे गए हैं तो जिसमें से 5 बच्चे तो हाँ हाँ करने वाले गए, 3 बच्चे बताने वाले गए, तो उन्हीं 3 के बेस से वो भी 5 पास हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये यूपी में बहुत होता है। ठीक है, चाहे BCSC का एग्जामिनर का रहा हो या किसी और का रहा हो, हमेशा होता है। प्रैक्टिकल में देखने को कहीं कहीं प्रैक्टिकल अच्छे से भी होता है। देखो, प्रैक्टिकल के बेस पे कहीं तेज बहुत टाइट होता है, कहीं बहुत नॉर्मल होता है, कहीं होता ही नहीं है। तो ये सब देखने को मिलता है। तो वही है कि आप उनको खुद मौका दोगे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। क्लियर, समझ में आई? फिर कह रहा है कि बालकों को पूर्व ग्रहों के दुष्परिणामों से अवगत करवाना चाहिए क्योंकि ये तर्क विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब जो गलत परिणाम मिलेगा, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में आप उनको बताओ कि ये करने से क्या क्या दिक्कतें क्रिएट हो जाए, क्योंकि तर्क करने से कभी कभी क्या होता है कि लड़ाई हो जाती है। छठा है कि बालकों को अनुभव और आयु के अनुसार निरंतर तर्क का विकास, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती वैसे उनको तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे आने लगती है। जैसे अभी हम लोग तर्क वितर्क बहुत करते हैं। ठीक है, और 7वां पॉइंट क्या है कि खोज और प्रयोग से समस्या का समाधान करने के लिए तर्क का उपयोग करना। आप कोई समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो खोज और प्रयोग से करवाने का जब वो कहेंगे तो बच्चे अपना दिमाग लगाएगा, तो उससे उसके तर्क का भी विकास होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास मैं यहीं पर करती हूँ ओवर। मैंने तर्क, चिंतन और कल्पना, आज का ये चैप्टर भी मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। आज आधे घंटे ज़्यादा क्लास बनी और मैंने सिर्फ इसीलिए किया कि आज की इस क्लास को बड़ा बनाते हैं और पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं, ताकि एक बच्चा एक बार वीडियो को पढ़े तो पूरा पढ़ ले जाए।
क्लियर हुआ? क्या बातें समझ में आई? अगर देखिए किसी को अगर बात नहीं समझ में आई है, मैंने थोड़ा सा तेज अगर बोला, वैसे मैंने आराम से बोला है, सीधी बात बताई है, आपने जानते हैं तीनों टॉपिक से रिलेटेड भी हैं, तो अपना प्रयास मैंने किया आपको समझाने का और एक दिन में ये टॉपिक खत्म भी करने का, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है अभी, इसीलिए मैंने ओवर किया है। अगर एक बार में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देखिए, समझने का प्रयास करिए, आपको हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट समझ में आएगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है इन सारे टॉपिक्स की एक साथ चाहते हैं सब अच्छे से मिल जाए, तो टेलीग्राम पे जाइए, कांटेक्ट करिए, आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।